उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार बीजेपी के दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी उनसे मिले तो आज दोनों डिप्टी सीएम ने मुलाकात की। खबर है कि इस दौरान संघ प्रमुख ने यूपी विजय का SSS का फॉर्मूला दिया है, जिसमें उन्होंने संघ सरकार और संगठन के बीच तालमेल पर जोर दिया और इसी फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हैट्रिक प्लान पर भागवत फॉर्मूला कहा जा रहा है। दरअसल बुधवार को करीब 40 मिनट तक सीएम योगी और संघ प्रमुख की मुलाकात हुई थी। उसके बाद आज सुबह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के संघ प्रमुख अलग अलग मिले और दोनों से करीब 15-15 मिनट बात की। इस दौरान संघ प्रमुख ने 2027 के चुनाव में एक अभेद्य समीकरण बनाने पर चर्चा की, संगठन और सरकार के बीच दूरियां मिटाने पर जोर दिया, हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने पर सहमति दी, अवैध घुसपैठ और घर वापसी जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा की। पहले सीएम और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम से संघ प्रमुख की मुलाकात से संघ और सरकार के बीच सक्रिय संवाद के संकेत मिल रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में संघ और बीजेपी का संगठन साथ आ जाए तो योगी की हैट्रिक का रास्ता आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री योगी के पहनावे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी सिंगापुर और जापान दौरे के दौरान भगवा वस्त्र ही धारण करेंगे। अगर ऐसा होता तो पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति भगवा पहनकर विदेश जाएगा। ये सीएम योगी का अंतर्राष्ट्रीय सनातन संवाद होगा, जिसकी बात योगी बार बार कर चुके हैं। हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। इस दौरान भारत की भगवा और सनातन की छवि पूरी दुनिया देखेगी। वहीं सीएम योगी के इस दौरे से पहले प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी शुरू हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जापान और सिंगापुर सिटी के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार को ऑफिशियली एक प्रपोजल भेजा है। जापान सिटी के लिए ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 5A में 500 एकड़ जमीन का प्रस्ताव है। वहीं सिंगापुर सिटी के लिए ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 7 में 500 एकड़ जमीन का प्रस्ताव है। दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इसी के साथ सीएम योगी विकास और विरासत के पथ पर भारत के सनातनी पहचान की झलक दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन 27 के तहत बीजेपी अभी से ही डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। प्रयागराज माघ मेले में बटुक ब्राह्मणों को पीटने की घटना के 1 महीने के बाद उस जख्म पर मरहम लगाने का काम आज हुआ और इसी कड़ी में आज लखनऊ में ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 101 बटुक ब्राह्मणों से मुलाकात की और उन्हें तिलक लगाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान महामंत्रोच्चारण चलता रहा। दरअसल ये बीजेपी का डैमेज कंट्रोल है। 1 महीने पहले माघ मेले में बटुक ब्राह्मणों को पीटा गया और अब सम्मान के जरिए उनका सत्कार किया गया। साथ ही सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आगे से बटुक ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया जाएगा। आश्वासन दिया है कि जो सम्मान है ब्राह्मणों का, जिसको लेकर नाराज है कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, उसको लेकर अब आगे कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे ढोंग बताया। अब कितना भी ढोंग कर ले, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर ले, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल 27 के चुनाव से पहले बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना हिसाब किताब सही कर लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक के लिए वाराणसी में बीजेपी नेताओं की महापाठशाला लगाई गई, जिसमें यूपी ही नहीं बिहार और उत्तराखंड से बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर जीत का मास्टर प्लान तैयार किया गया। खास बात यह है कि इस पाठशाला में किसी को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी। बीजेपी की इस महापाठशाला में नोटबुक और पेन के साथ ही नेताओं को अंदर जाने की इजाजत दी गई। इस पूरी बातचीत को सीक्रेट रखने की कोशिश की गई है ताकि बाहर किसी भी तरह की कोई विजुअल फोटोज या कोई बातचीत लीकेज ना हो। उसको लेकर मोबाइल फोन यहाँ पर जमा कराए जाते हैं। काशी के सारनाथ में बीजेपी की इस पाठशाला में शीर्ष नेतृत्व में यूपी, उत्तराखंड और बिहार के 210 पदाधिकारियों से संवाद कर मास्टर प्लान तैयार किया गया। इस कार्यशाला में यूपी में जीत की हैट्रिक के लिए विजयी मंत्र दिया गया। सिर्फ पेन और डायरी लेकर ही अंदर जाने दिया गया। तमाम जो नेता हैं वो आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इसके बाद यहाँ से उनको बैग किट मिलता है, जिसमें पेन और नोटबुक के साथ ही उनको ये आईडी कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। काशी की धरती से यूपी में जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी संगठनात्मक मजबूती और चुनावी गणित का खाका तैयार कर रही है। कांग्रेस महासचिव और केरल से सांसद प्रियंका गांधी ने असम में चुनावी शंखनाद कर दिया है। हिमंता सरकार को टक्कर देने के लिए प्रियंका अपने धुरंधर प्लान के साथ असम के दौरे पर हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि इसका एग्जीक्यूशन जहां हिमंता को कड़ी टक्कर देगा तो वहीं दरबारी नेताओं की भी छुट्टी कर देगा। प्रियंका ने अपने इस दौरे की शुरुआत मां कामाख्या के दर्शन करके की है, जिसे सीएम हिमंता कट्टर हिंदुत्व की काट के तौर पर देखा जा रहा है। जो चुनाव है इसमें असम की जो
सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए, क्योंकि कामाख्या देवी जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। प्रियंका यहाँ हिमंता के मियां मुसलमान के खिलाफ धुरंधर प्लान लेकर पहुंची है, जिसके तहत वो जमीनी फीडबैक लेंगी, कमेटी के सदस्यों की जवाबदेही तय करेंगी, कार्यकर्ता और नागरिक समाज से संवाद करेगी, सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस होगा, उम्मीदवार असम में ही चुनेंगी। प्रियंका की मौजूदगी ने असम का सियासी तापमान बढ़ा दिया है, क्योंकि बीजेपी के नितिन नवीन पहले से ही असम में हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को खुलेआम गोली मारने की धमकी देने का एक मामला सामने आया है। करनी सेना से जुड़े होने का दावा करने वाले शख्स ने इस धमकी का वीडियो भी पोस्ट किया, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इन वीडियो को पोस्ट करते हुए इसे बीजेपी और संघ की फैक्ट्री में तैयार हुआ आतंकी करार दिया है। पवन खेड़ा ने इस शख्स की तुलना नाथुराम गोडसे से करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारत में एआई समिट चल रही है और इसी समिट में एआई का एक से बढ़कर एक चमत्कार भी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मोबाइल और मशीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब एआई आपकी थाली तक पहुंच चुका है, क्योंकि समिट में एआई का चमत्कारी पराठा भी है। अब ये पराठे हैं, देखिए आप देखिए, जैसे अमूमन हम और आप घरों में खाते हैं, ये पराठे आप 8 महीने तक रखकर जो है इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं, इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इस खास पराठे में गेहूं ही नहीं बल्कि कई तरह के हाई प्रोटीन आटे का मिश्रण इस्तेमाल किया गया है, ताकि आम लोगों की डाइट में होने वाली प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सके। टीचर्स ने बताया कि इस पराठे को एआई की मदद से कैसे तैयार किया गया। एआई का टूल्स जो हम यूज कर रहे हैं, वो जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना है, तो जैसे एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट हमने ऐड किया, क्या उसके ऐड करने से उसका फ्लेवर चेंज हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स हम वो एनालिसिस कर रहे हैं ताकि हम उन पैरामीटर्स को बैलेंस कर सके। फूड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये संगम दिखाता है कि आने वाले समय में हमारी रसोई भी स्मार्ट होने वाली है, जहाँ एआई बताएगा क्या खाएं, कितना खाएं और कैसे स्वस्थ रहें। यानी अब एआई सिर्फ दिमाग नहीं, पेट भी भरेगा। अगली खबर बिहार से है, जहां विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शायराना भिड़ंत देखने को मिली। बहस के दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा और राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर सवाल भी खड़े किए। इस पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने मुस्कुराते हुए गीत गाया, सुनिए। जिसके बाद विधान परिषद में ठहाके गूंजने लगे। दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री ब्रिजेंद्र यादव और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने मोर्चा संभाला और आरजेडी नेता सिद्दीकी को सुरीला जवाब दिया। शायद सिद्दीकी साहब का आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। देखिए, जब दिलीप जायसवाल जवाब दे रहे थे तब कैसे हाथ से अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ इशारे कर रहे थे। दरअसल बिहार में इस साल वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मात्र 5 मिनट में बजट पेश किया था, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और हर दिन सदन में सत्ता पक्ष को विपक्ष के इन सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के उल्टे दिन चल रहे हैं, क्योंकि उनके अवैध कब्जे और मंसूबों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। यूपी के शहर शहर अवैध कब्जे को बुलडोजर जड़ से उखाड़ फेंक रहा है। यूपी में अवैध कब्जे पर योगी का मैसेज एकदम क्लियर है, जो भी अवैध होगा उसका ध्वस्त होना निश्चित है और भूमाफिया कोई भी हो, योगी के बुलडोजर वाले हंटर से वो बच नहीं सकता। ये बुलडोजर सिर्फ अवैध कब्जों को नहीं हटा रहा, बल्कि भूमाफियाओं के इरादों को भी मिट्टी में मिला रहा है। रामपुर में बिना परमिशन के 2.5 एकड़ जमीन पर हुई अवैध प्लॉटिंग का बुलडोजर ने तबीयत से हिसाब कर दिया। कुछ ऐसा ही जवाब बुलडोजर ने कानपुर के भूमाफियाओं को दिया। यहाँ 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग को जमींदोज किया गया। उधर सीतापुर में भी भूमाफियाओं के अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजा, जहां अवैध कब्जे को हटाया गया। उधर मुरादाबाद में हाईवे के चौड़ीकरण के आड़े आई एक दरगाह पर बुलडोजर एक्शन हुआ। दरगाह के कुछ हिस्से को ढहाया गया। नए साल में घर खरीदने वालों के लिए डीडीए ने एक बड़ी सौगात दी है। डीडीए ने आवास योजनाओं से पार्किंग शुल्क हटाने का फैसला लिया है। इसका मतलब है फ्लैट्स की कीमतें अब कम हो जाएंगी। कैटेगरी के हिसाब से ये 5 से 12 लाख रुपए तक कम होंगी। डीडीए ने इसके लिए नया फॉर्मूला तय किया है। दरअसल डीडीए ने पार्किंग निर्माण खर्च को ही फ्लैट की कुल कीमत में शामिल करने का फैसला किया है। इस नए नियम से निर्माण करने पर पार्किंग की लागत भी कम हो जाएगी, जिसका फायदा डीडीए अपने ग्राहकों को देने जा रहा है। इस वजह से डीडीए ने आवास योजनाओं से पार्किंग शुल्क पूरी तरह हटा दिया है। अब डीडीए को कवर्ड या ओपन पार्किंग स्पेस के लिए लाखों रुपए अलग से नहीं देने होंगे। डीडीए के इस फैसले से फ्लैट्स की कीमतें कैटेगरी के हिसाब से 5 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले भुगतान कर चुके
खरीदारों को नुकसान हो गया है उन्हें पार्किंग चार्ज रिफंड किया जाएगा या फिर आने वाले किश्तों में एडजस्ट किया जाएगा। इसका फायदा डीडीए कर्मयोगी आवास योजना, टावरिंग हाइट्स, करकरडुमा और 2026 में आने वाली सभी योजनाओं पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जहां एक बार फिर लापरवाही के चलते एक पल में 4 जिंदगियां खत्म हो गई। ठीक वैसे ही जैसे नोएडा के युवराज का केस है, मथुरा का ये सड़क हादसा सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मथुरा और दूसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां एक महीने के अंदर एक जैसे 2 हादसे हो गए और सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार कौन। मथुरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसा नोएडा में युवराज के साथ हुआ था। यहाँ भी सड़क पर तीव्र मोड़ है, आप स्पीड से चलेंगे तो संभलने में दिक्कत होगी। हाँ, अगर प्रशासन कोई साइन बोर्ड या चेतावनी बोर्ड लगा देता तो शायद हादसे से बचा जा सकता था। मथुरा में भी इस मोड़ पर कार अचानक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। कार में सवार 4 युवक डूब गए। ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू कर बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। बाद में क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया। यह हादसा नोएडा के युवराज केस की याद दिला रहा है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, सुरक्षा नियमों की कोई सुध नहीं। अगली खबर कश्मीर से, जहां एक बार फिर कश्मीरी पंडित आतंकियों के निशाने पर है। लश्कर के प्रॉक्सी ग्रुप फाल्कन स्क्वाड और मुस्लिम जामाज फोर्स ने कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है और इसके बाद ट्रांजिट कैंप और माइनॉरिटी आबादी वाले इलाकों में हाई अलर्ट है। सोशल मीडिया पर मुस्लिम संगठनों ने वायरल पोस्ट में कश्मीर पंडितों को जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही हिंदुस्तान से जंग का ऐलान किया गया है। इस पे साफ लिखा गया कि हम कश्मीरी पंडितों को सलाह देते हैं कि वो बलि का बकरा न बने छोटे छोटे फायदों के लिए, और उन्हें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्हें जो आरएसएस से जुड़े थे और हमने जिन्हें मारा है। धमकी भरे इन पोस्ट के बाद अब उन इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है जहां कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। वहीं कश्मीरी पंडितों का कहना है कि वो डरने वाले नहीं हैं। कश्मीर को हम फिर से गुलिस्तान बनाने के लिए खड़े हैं, चाहे हमें शहादत देनी पड़े, कुछ भी करें, हम जाएंगे नहीं। आतंकियों के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। अब बात यूपी के कानपुर में शिक्षा के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े की। पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस डिग्री माफिया के तार 9 राज्यों तक फैले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई यूनिवर्सिटीज के फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। मार्कशीट से लेकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट तक इन माफियाओं के पास से बरामद हुए दस्तावेजों ने पुलिस के होश उड़ा दिए। बेहद बारीकी और शातिर तरीके से तैयार इन दस्तावेजों को देखकर बता पाना मुश्किल था कि ये असली नहीं है। इन डिग्री माफियाओं ने 9 राज्यों और 14 यूनिवर्सिटीज तक अपना नेटवर्क तैयार कर रखा था। इधर डिग्री तैयार होते उधर संस्थान में रिकॉर्ड दर्ज हो जाते। 14 यूनिवर्सिटियों के इन पे प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें जो सरगना है शैलेंद्र, उस सहित 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है। 5 लोगों को पकड़ा जाना बाकी है। पुलिस अब इन सभी लोगों की जांच कर रही है जिन्होंने इनसे ये फर्जी दस्तावेज लिए थे। उत्तर प्रदेश में अफसरों की मनमानी पर मुख्यमंत्री योगी ने अब लगाम लगा दी है। दरअसल यूपी सरकार जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। इस पहल के तहत यदि कोई अधिकारी, विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि के फोन को 10 मिनट के अंदर जवाब नहीं देता तो जिला स्तर पर बना कमांड सेंटर से उन्हें तुरंत अलर्ट भेजा जाएगा। अधिकारी को तत्काल कॉल बैक करके बातचीत करनी होगी। ये पहल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 25 फरवरी से शुरू होगी। शुरुआत में हरदोई, गाजियाबाद और कन्नौज जिलों में इसे लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार संवाद सेतु नाम से एक ऐप बना रही है। दरअसल यूपी विधानसभा में भी नेता विपक्ष ने इस पर शिकायत की थी। तो कम से कम टेलीफोन तो उठा लिया करें। हम लोग खुद टेलीफोन करते हैं तो थानेदार तो कभी उठाता ही नहीं। एसपी अगर कभी सुन भी ले तो थानेदार को फुर्सत ही नहीं टेलीफोन उठाने के। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से ये पहल की गई। वहीं अधिकारियों को जनता संवाद के लिए भी सख्त आदेश दिए गए हैं। वहीं अब इस दौरान जनता से अधिकारियों को लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। मुख्यमंत्री योगी के अल्टीमेटम के बाद भी जब अपराधी नहीं सुधरते तो उनका यूपी पुलिस अपने तरीके से इलाज करती है। ऐसी ही कुछ यूपी में मुजफ्फरनगर में माफ कीजिए देखने को मिला, जहां बदमाशों ने योगी की चेतावनी नजरअंदाज कर दी थी। लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान आमिर और समद नाम के इनामी बदमाशों के पैर में गोली लग गई। 2 बदमाश घायल हो गए जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों ने हाल ही में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस को मौके से बाइक, बंदूक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस बदमाशों के दूसरे साथियों की तलाश में जुटी है। वहीं हाफ एनकाउंटर के बाद बदमाशों की हेकड़ी निकल गई।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। यूपी में जो भी अपराध करेंगे उसे योगी फोर्स पीतल वाली गर्मी देगी। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया जो फर्जी डीएसपी और कांस्टेबल बनकर लोगों से ठगी करता था। ये गैंग नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस ठग का नाम शिवम चतुर्वेदी है, जिसने फर्जी डीएसपी बनकर ठगी का जाल बिछा रखा था, लेकिन पुलिस ने इसकी ठगी के खेल का गेम ओवर कर दिया है। पुलिस ने इस फर्जी डीएसपी के साथ इसके दो साथी राजकुमार ठाकुर और सतीश सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया है, जो कि फर्जी कांस्टेबल बनकर इसका साथ देते थे। दरअसल पुलिस को भनक लगी कि ये तीनों फर्जी पुलिस बनकर एक युवक से होमगार्ड की नौकरी लगवाने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जैसे ही ये तीनों बिना नंबर की एक बोलेरो गाड़ी से पैसे लेने आए, पुलिस ने इन्हें मौके पर ही धर लिया। हैरानी की बात तो ये है कि इस फर्जी डीएसपी शिवम चतुर्वेदी को 4 महीने पहले ही ग्वालियर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अगली खबर बिहार के मधुबनी से है, जहां उग्रनाथ महादेव मंदिर में भीषण चोरी हुई है। चोर 20 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ले गया। चोरी की ये वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 चोर मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं। उनमें से एक गर्भगृह में जाता है, दूसरा बाहर रह जाता है। गर्भगृह में दाखिल होने के बाद चोर हाथ जोड़कर पहले भगवान शिव को प्रणाम करता है, उसके बाद एक एक कर वहां रखे सामान को उठाता है और बाहर खड़े अपने साथी को देता है। सबसे पहले शिवलिंग पर लगे चांदी के मुकुट और नाग को चुराता है, उसके बाद दान पात्र को उठा कर ले जाता है। उसके बाद फिर आता है, मंदिर में रखे बक्से को खोलता है, उसमें रखे सामान को निकालता है। इतने इत्मीनान से मंदिर में रखे एक एक सामान को चुराता है और उसके बाद दोनों चोर फरार हो जाते हैं। घटना रात 2 से 3 बजे के बीच बताई जा रही है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मंदिर में हुई इस चोरी की वारदात से इलाके के लोग गुस्से में हैं और कह रहा है कि जब भगवान का घर सुरक्षित नहीं तो उनका क्या।